जी नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लसिका क्या होते हैं, पित्त क्या होता है, पाचन में जो है ना इसका क्या महत्व होता है, सजीवों के 4 लक्षण जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए आपके प्रश्न पत्र हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। हम लोगों का पहला सवाल है लसिका क्या होता है ना। लिम्फ क्या होता है? तो लसिका जो है एक प्रकार का क्या है, परिवहन तंत्र है। देखिए परिवहन तंत्र यानी कि हमारे शरीर में मौजूद वैसे तंत्र जो क्या करते हैं, हानिकारक चीज़ें हों चाहे वो लाभकारी चीज़ें हों, उनको क्या करता है, एक अंग से दूसरे अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। तो हमारे शरीर में क्या है कि परिवहन तंत्र में जैसे कि धमनी है, शिरा है, साथ साथ हम लोग के हृदय हैं, ये सभी जो है क्या करते हैं, आपस में मिल करके जो है रक्त को एक जगह से दूसरे जगह जो है ले जाने का काम करते हैं, जिसकी वजह से जो है पोषण हो पाता है। जो खनिज लवण होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वह एक अंगों से दूसरे अंगों को मिल पाती हैं। ऑक्सीजन जो है वह उपलब्ध हो पाती हैं, साथ साथ हार्मोन्स का आदान प्रदान अच्छी तरह से हो पाता है। तो हमारे शरीर में परिवहन तंत्र में क्या होता है, धमनियाँ हैं, सिरा है, इनके अलावे हमारे शरीर में विशेष प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं जिसको हम लोग लसिका तंत्र कहते हैं, यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम्स कहते हैं, जो उच्च श्रेणी के जंतुओं में परिवहन हेतु, कहाँ पर, उच्च श्रेणी यानी कि विकसित प्रकार के जीवों में, जैसे मनुष्यों में, गाय, भैंस, कुत्ता, यानी जटिलतम जीवों में क्या होता है, परिवहन हेतु अलग से एक विशेष प्रकार का तंत्र पाया जाता है। ये साफ तरल पदार्थ होते हैं। कैसे होते हैं? ये साफ तरल पदार्थ होते हैं जो शरीर के ऊतकों में पाया जाता है। कहने का मतलब कि अगर लसिका पूछा जाए लसिका क्या है, तो कहेंगे लसिका क्या है, एक जो है परिवहन तंत्र का हिस्सा है जो उच्च श्रेणी के जंतुओं में परिवहन हेतु अलग से एक विशेष प्रकार के तंत्र के रूप में पाया जाता है। जो कैसे हैं, साफ तरल पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के ऊतकों में पाया जाता है। आगे हम लोग देखें कि लसिका जो होता है ना, लसिका तंत्र का ही एक हिस्सा है, यानी कि लिम्फ जो होते हैं वह लिम्फेटिक सिस्टम का ही एक भाग होता है। यह शरीर को संक्रमण और बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। कहने का मतलब कि जो लसिकाएं होती हैं यह क्या करती हैं, हमारे शरीर में जो विभिन्न रोगाणु होते हैं, संक्रमण होते हैं, बीमारियों से लड़ने की क्षमता देती है ना। जैसे लसिका तंत्र में हम लोग किसको किसको रखते हैं, जैसे टॉन्सिल्स है, प्लीहा है, थाइमस है ना, लिम्फ नोड्स होते हैं, गांठ होता है इत्यादि, ये सभी के सभी क्या होते हैं, लसिका तंत्र के ही हिस्से होते हैं। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखें, पित्त क्या होता है ना, बाइल क्या होते हैं और मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व होता है। चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि पित्ताशय क्या होता है ना। यहाँ पर सवाल क्या है, पित्त क्या होता है। तो पित्त क्या होता है, यह कहाँ से निकलता है भाई, यकृत ग्रंथि से निकलता है। और याद रखिएगा यकृत जो होती हैं हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती हैं। देखिए यहाँ पर जो है ये हम लोगों का क्या है, आहार नली वाला भाग है और ये हम लोगों के क्या है, अमाशय वाले पोर्शंस हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे आता है भोजन, यहाँ पर जो है डिओडिनम वाले भाग पर, और जो आपका कोमन डक्ट्स यकृत होता है, यहाँ पर जो है एक नलिकानुमा संरचना मिलती है जो क्या करती हैं, गॉल ब्लेडर्स बनाती हैं। और इसी से निकलने वाले जो स्राव होते हैं, किससे भाई, यकृत से निकलने वाले जो स्राव होते हैं, यानी कि यकृत जो होता है ये जिसको हम लोग लीवर कहते हैं, इनसे निकलने वाले जो द्रवित पदार्थ होते हैं, स्राव होते हैं, जो क्या होते हैं, पित्त होता है, जो इसी पित्ताशय में क्या होता है, जमा होता है। तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि पित्त जो होता है ना वह यकृत ग्रंथि से स्रावित होने वाला द्रव होता है। कहने का मतलब कि हमारे शरीर में जो ये सबसे बड़ी ग्रंथियां होती हैं यकृत, इससे क्या निकलता है, एक स्राव निकलता है जो छोटी आंत में भोजन के पाचन में मदद करता है। मतलब कि जो इससे निकलेंगे आपके स्राव और ये छोटी आंत में मिलेंगे जो भोजन को पाचित करने में मदद करता है।
यानी कि जो लीवर होते हैं, यकृत होते हैं, इससे निकलने वाले स्राव कहाँ जमा होते हैं? पित्ताशय में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर्स कहते हैं। और स्राव का क्या नाम बोले हम लोग? पित्त बोले, है ना। चलिए अब आगे देखें कि महत्व क्या है मनुष्य के पाचन क्रिया में जो पित्त रस का क्या महत्व होता है। चलिए पहला देखते हैं, पित्त अमाशय से ग्रासनी में आए अम्लीय कायम को, कायम किसको बोले? कि जो भोजन है हम लोगों का, जो चबा करके भेजे, कि अम्लीयता को नष्ट कर उसे क्या कर देता है? क्षारीय बना देता है, ताकि अग्नाशयी रस जो होते हैं ना, इंजाइम्स उस पर क्या कर सके? क्रिया कर सके। तो हम लोग लिखेंगे पहला पॉइंट्स में कि पित्त रस जो होता है वह अमाशय से ग्रासनी में आए अम्लीय कायम की अम्लता को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं और उन्हें क्षारीय बना देता है, ताकि अमाशयी रस के एंजाइम्स इस पर क्या कर सके? क्रिया कर सके। दूसरा पॉइंट्स देखें कि पित्त भोजन में वसा के बड़े अणुकणों को सूक्ष्म कण में तोड़ने का काम करते हैं, यानी कि इमल्सिफिकेशंस करते हैं, जिसको आप पाइसीकृत भी कह सकते हैं, ताकि लाइपेज एंजाइम्स उस पर क्रिया कर वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर सके। तो ये आपके दो कार्य हो गए, यानी कि मनुष्य में जो पाचन क्रिया होती है उसमें पित्ताशय से निकलने वाले जो पित्त रस होता है ना, जो किसके द्वारा? आपके यकृत के द्वारा बनते हैं, बनाए जाते हैं, स्राव किए जाते हैं, जो इन दोनों कार्यों में क्या करते हैं? हमारी मदद करते हैं। अगला सवाल हम लोग देखें, सजीव के किन्हीं 4 लक्षण का नाम बताएं। ये सभी के सभी सवाल जो है ना आपके 10th वर्ग के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो पहला हम लोग लिखेंगे कोशिकीय संरचना, पोषण होता है, श्वसन होता है, प्रजनन है और परिवहन। ये सारे के सारे क्या होते हैं? सजीव के अभिलाक्षणिक गुण होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। समझ गए? चलिए अगला सवाल है, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? यानी कि मनुष्यों में दांत जो होता है ना कितने प्रकार के होते हैं, उसका नाम और उनका काम लिखना है ना। तो देखिए मनुष्यों में कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के दांत होते हैं। पहला है इंसाइजर। क्या है? इंसाइजर, जिसको क्या कहते हैं? कतरनक कहते हैं। दूसरा है भेदक, जिसको हम लोग केनायन कहते हैं। उसके बाद है प्री मोलर, जिसको क्या कहते हैं? अग्र चवर्णक कहते हैं। और उसके बाद है मोलर, जिसको हम लोग चवर्णक कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि मनुष्यों में कितने दांत होते हैं? बोलेंगे 4 प्रकार के दांत होते हैं ना। मनुष्यों में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो कहेंगे 4 प्रकार के होते हैं। इंसाइजर, केनायन, प्री मोलर और मोलर होता है। अच्छा, बोल रहा है कार्य लिखने के लिए, तो हम लोग कार्य में क्या क्या लिखेंगे? इंसाइजर का काम क्या होता है? काटने में, भोजन को काटने में मदद करता है। केनाइन क्या करता है? चीरने और फाड़ने में मदद करता है। अर्घ चवर्णक और चवर्णक यानी प्री मोलर, मोलर किस में करता है? पीसने और चबाने में मदद करता है। तो ये सारे के सारे क्या है? दांत के कार्य हैं। और वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती हैं। और शिशुओं में, बच्चों में कितनी होती हैं? 20 होती हैं। और जो 20 दांत होते हैं वह 2 बार आता है, इसीलिए इसको हम लोग दुधिया दांत कहते हैं। बच्चों में आता है तो दुधिया दांत कहते हैं, और जब यह 2 बार आता है तो इसको क्या कहते हैं? द्विबार दंती कहते हैं। और फिर क्या होता है? 12 दांत आएंगे तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? एक बार दंती। क्या कहेंगे? एक बार दंती कहेंगे। अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है वाष्पोत्सर्जन एवं स्थानांतरण में क्या अंतर है ना। यहाँ पर जो है कहता है ट्रांसपायरेशंस और स्थानांतरण में क्या अंतर है। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग वाष्पोत्सर्जन एक तरफ और लिखेंगे स्थानांतरण। तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? देखिए यह पौधों में वायवीय भाग में होती हैं। क्या होती हैं? वायवीय भाग से होती हैं। जैसे कि आपके तने हो गए, पत्तियों से जो है वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रियाएं होती हैं। लेकिन स्थानांतरण की जो प्रक्रियाएं हैं इसमें जल तथा खनिज लवण का आदान प्रदान होता है। कहने का मतलब कि यहाँ पर क्या होता है? वायवीय भाग से होती है वाष्पोत्सर्जन, और यहाँ पर क्या हो
रहा है, जल तथा खनिज लवण का आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, चलिए दूसरा लिखेंगे हम लोग, जल वाष्प के रूप में उत्सर्जित होता है, यानी कि जो उत्सर्जन की प्रक्रियाएं होती हैं जो वाष्प के रूप में निकलता है, लेकिन यहाँ पर देखिए द्रवित रूप में पोषक तत्व एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। कहने का मतलब कि यहाँ पर जो पोषक तत्व होता है ना, यहाँ पर क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह द्रवित के रूप में, और यहाँ पर किस रूप में, वाष्प के रूप में होता है। चलिए तीसरा पॉइंट है कि यह स्टोमाटा, क्यूटिकल्स और वात रंध्रों के द्वारा होता है ना। अगला पॉइंट्स लिखेंगे स्थानांतरण में कि जल तथा खनिज लवण है ना का स्थानांतरण जाइलम तथा फ्लोएम के द्वारा होता है। जल का संवहन जो है चालनी नलिका द्वारा होता है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जब आएगा ना वाष्पोत्सर्जन और स्थानांतरण में क्या अंतर है, तो हम लोग ये सारा का सारा पॉइंट्स हम लोग लिख देंगे। समझ गए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हम लोगों का लैंगिक प्रजनन है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस क्या होता है और इनका क्या महत्व है, सिग्निफिकेंस क्या है। चलिए हम लोग इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। कहेंगे कि प्रजनन का एक ऐसा प्रकार, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है प्रजनन का ही क्या होता है, यह प्रकार होता है जिसमें नर तथा मादा दोनों भाग लेते हैं। क्या लेते हैं, नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, जिसमें युग्मक का निर्माण होता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है और उसमें क्या बनते हैं, युग्मनज कोशिकाएं बनती हैं। तो प्रजनन के इस प्रकार को हम लोग क्या कहते हैं, लैंगिक प्रजनन कहते हैं। क्या कहते हैं, लैंगिक प्रजनन कहते हैं। तो याद रखिएगा कि लैंगिक प्रजनन में नर और मादा युग्मक दोनों भाग लेते हैं ना। अब आइए महत्व देखते हैं। महत्व में हम लोग पहला पॉइंट्स में लिखेंगे, इससे क्या होती हैं, लैंगिक विभिन्नताएं आती हैं। इससे क्या होता है, विकास होता है और मातृ रक्षा पाई जाती हैं। साथ ही साथ इससे क्या होता है, जीनी शक्ति बढ़ती है। याद रखिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होती है, जीनी शक्ति का विकास होता है। चलिए अगला सवाल देखें कि गर्भ निरोधक गोली के बारे में आप क्या जानते हैं। ये अगर सवाल आएगा तो हम लोग इसको किस तरह से लिखेंगे, तो लिखेंगे कैसे कि परिवार नियोजन जो होता है एक ऐसी विधि है ना, परिवार नियोजन की एक ऐसी विधि जिसमें कुछ दवाइयाँ यानी कि जो है टैबलेट्स यानी पाइल्स का उपयोग किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, द पिल के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसमें दवाई का उपयोग किया जाता है। मुख्यतः गर्भ निरोधक गोलियां गर्भधारण को रोकने के लिए यह सुरक्षित और प्रभावी तरीका है। कहने का मतलब अगर हम लोग गर्भ निरोधक गोली जैसी जो है परिवार नियोजन विधि का उपयोग करेंगे ना, तो यह क्या होगा, यह जो है इससे शिशु कम आएंगे और यह क्या होता है, परिवार नियोजन का जो है यह क्या होता है, सुरक्षित और प्रभावी तरीका होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, द पिल के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद गर्भ निरोधक गोलियों में हार्मोन्स होते हैं। क्या होते हैं, गर्भ निरोधक गोली जो होती हैं उसमें क्या होती हैं, हार्मोन्स होती हैं, और ये हार्मोन्स क्या होती है, ओव्यूलेशंस प्रक्रिया को क्या कर देती हैं, और रोक देती हैं। यानी ओव्यूलेशंस जिसमें आप कह सकते हैं हिंदी भाषा में अंडोत्सर्जन की प्रक्रिया को क्या कर देती हैं, रोक देती है। अगला है कि ये गोलियां सर्वाइकल म्यूकस को गाढ़ा करती हैं, जिससे शुक्राणुओं का गर्भाशय तक पहुंचना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से जो है एक शिशु का विकास नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट्स में हम लोग लिखेंगे कि गर्भ निरोधक गोलियां लेने से रक्त के थक्के जमने का खतरा, स्तन कैंसर का खतरा थोड़ा बढ़ जाता है। यानी कि जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं उनके साइड इफेक्ट भी होते हैं। रक्त के थक्के बन सकते हैं, जमने का खतरा रहता है, स्तन कैंसर जैसी समस्याएं हो सकती हैं। एवं इसका उपयोग जो है ना हम लोगों को कैसे करना चाहिए, डॉक्टरी मदद से करनी चाहिए, यानी डॉक्टर से पूछने के बाद जो है हम लोग को इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। तो इसको हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, कहेंगे कि हमारे अमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों से HCl उत्पन्न होता है। कहाँ से निकलता है, हमारे जठर ग्रंथियों से HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। और ये पूछा भी जाता है कि हमारे अमाशय में कौन से अम्ल क्या होते हैं, निकलते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, आंसर में करेंगे HCl है ना, चूंकि यह हमारे अमाशय में
अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो निष्क्रिय है ना पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम्स में बदल देता है और पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य करते हैं और जो पेप्सिन होता है भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर उसे क्या कर देते हैं आपके पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देते हैं और HCl के साथ साथ जो है आने वाले बैक्टीरिया को भी क्या करता है किल करता है यानी मार देता है। जो भोजन में मौजूद जीवाणु विषाणु होते हैं ना वह क्या कर देता है किल कर देता है। कौन भाई HCl। चलिए अब हम लोग अगला सवाल देखें, प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण कैसे लिखेंगे। देखिए ये आप सबों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होता है, खास करके आपके 10th वर्ग के जितने भी सारे बच्चे हैं ये समीकरण याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत बार पूछा भी गया है, हो सकता है आपके बोर्ड्स में पूछ दिया जाए जब आप पेपर सॉल्व कीजिएगा तो वहां पर आपको देखने को मिल सकता है प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण या श्वसन का रासायनिक समीकरण, ठीक। तो यहाँ पर याद कर लीजिएगा, हम लोग लिखेंगे क्या 6CO2 12H2O, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, क्योंकि यही जो है क्या होता है जरूरत पड़ती है क्लोरोफिल और ये प्रक्रियाएं सूर्य के प्रकाश में होती हैं और क्या बनाती हैं ग्लूकोज बनाती हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6 होता है और ये क्या है जलवाष्प है और ये क्या है ऑक्सीजन है। और यहाँ पर जो है एरो देना मत भूलिएगा क्योंकि यह गैस के रूप में है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं इस तरह से लिखते हैं, है ना। तो फार्मूला याद रखिएगा 6CO2 12H2O, फिर लिखेंगे सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल C6H12O6 6H2O और 6O2, ये सभी के सभी क्या हैं प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण है। इसको लिख करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखें और ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है आप लोगों के लिए कि मछली है, मच्छर है, केचुआ है और मनुष्य के श्वसन अंग का नाम बताएं। तो पहला है आपका मछली। मछली में क्या होता है यहाँ पर जो है ओपरकुलम यानी कि जिसको आप गल्फर कहते हैं, इसमें आपको कहाँ क्या मिल जाएंगे गिल्स मिल जाएंगे, है ना। तो इससे क्या करता है यह श्वसन की प्रक्रिया करती हैं। दूसरा है मच्छर। मच्छर में क्या होता है ट्रैकिया की मदद से, यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रैकिया की मदद से क्या करते हैं ये श्वसन की प्रक्रियाएं करती हैं। उसके बाद है केचुआ। क्या होता है केचुआ जो है ऑक्सीजन यानी कार्बन डाइऑक्साइड को जो है क्या करता है आदान प्रदान करता है, किसकी मदद से त्वचा के माध्यम से। और मनुष्य में क्या होता है लंग्स यानी फेफड़ा होता है। तो ये सारा का सारा पॉइंट्स आप नोट्स कर लीजिएगा और याद रखिएगा, ये पूछा जाता है ना मछली, मच्छर, केचुआ और मनुष्य में श्वसन अंगों का नाम बताएं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, मनुष्य में होने वाले लैंगिक संचारित रोगों के नाम बताएं। यानी मनुष्य में जो STD होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं, उसके नाम बताएं। तो पहला नाम है एड्स, उसके बाद है जेनाइटल हर्पिस है, गोनोरिया है, सिफिलिस है और हेपेटाइटिस है ना। तो ये सभी के सभी क्या हैं STD हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं लैंगिक संचारित रोग कहते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं परागन की क्या परिभाषा है। परागन क्या होता है, परागन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम लोग पॉलिनेशंस कहते हैं। तो देखिए हम लोग लिखेंगे परागकण का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण या पहुंचने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं परागन कहते हैं। क्या कहते हैं परागन कहते हैं। तो परागन की प्रक्रिया में क्या होता है परागकोश से परागकण निकलते हैं और वर्तिकाग्र पर आकर के जो है प्लॉट करते हैं पहुंचते हैं। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है परागन कहलाती है। क्या कहलाती हैं परागन कहलाती हैं, जो निषेचन के लिए यानी नर और मादा के संयोग के लिए बेहद जरूरी होता है। चलिए अगला सवाल है द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर बताना है ना। तो ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आप नोट्स भी कर सकते हैं, इसको याद कर लीजिएगा, है ना। देखिए द्विखंडन जिसको बाइनरी फिजन्स कहते हैं, मल्टीपल फिजन यानी कि बहुखंडन कहते हैं। तो देखिए द्विविभाजन में क्या होता है दो संतति कोशिका का निर्माण होता है। पहला लिखेंगे ये इसमें क्या होता है दो संतति कोशिका का निर्माण होता है। दूसरा में दो से अधिक संतति कोशिकाएं बनती हैं। मतलब कि जो बाइनरी फिजन्स होता है द्विखंडन होता है इसमें दो कोशिकाएं बनती हैं, है ना, और इसमें दो से अधिक कोशिकाएं बनती हैं। चलिए दूसरा है द्विखंडन कैसे होता है अनुकूल परिस्थिति में होता है। कहाँ होता है
अनुकूल परिस्थिति में होता है और बहुखंडन की प्रक्रिया कहाँ होती है? प्रतिकूल परिस्थिति में होती है। यानी कि जब वातावरण जो है ना प्रतिकूल रहेगा तब क्या हो जाएगा? आपका बहुखंडन हो जाएगा, है ना, मल्टीपुल फिजन हो जाएगा। चलिए अब हम लोग तीसरा लिखेंगे कि इसमें कोशिका के चारों ओर सुरक्षात्मक आवरण जैसे आपके सिस्ट का निर्माण नहीं होता है। यानी कि जो अमीबा के चारों तरफ होते हैं सिस्ट कोशिकाएं, वो कहाँ बनती हैं? प्रतिकूल में बनती हैं। तो लिख सकते हैं ना कि इसमें कोशिका के चारों ओर सुरक्षात्मक आवरण जैसे सिस्ट का निर्माण नहीं होता है। एग्जाम्पल में लिखेंगे अमीबा, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखेंगे सुरक्षात्मक सिस्ट का निर्माण होता है। केंद्र का विभाजन एक बार होता है और यहाँ पर क्या करेंगे? केंद्र का विभाजन जो है यहाँ पर बहुत बार होता है, यानी मेनी टाइम्स होते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग रखेंगे अमीबा जो है प्रतिकूल परिस्थिति में ऐसा करते हैं और प्लाज्मोडियम क्या करते हैं? बहुखंडन यानी कि यहाँ पर मल्टीपल फिजन द्वारा क्या करते हैं? अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि अमीबा प्रतिकूल परिस्थिति में बहुविभाजन करता है, अनुकूल परिस्थिति में द्विविभाजन करता है और प्लाज्मोडियम क्या होता है? मलेरिया के परजीवी है। क्या है? मलेरिया के परजीवी है। और अगर आपसे पूछे कि मलेरिया किससे होता है तो कहेंगे प्लाज्मोडियम से होता है। किससे होता है? प्लाज्मोडियम से होता है। और प्लाज्मोडियम जो होता है वह एक शरीर से दूसरे शरीर में क्या होते हैं? जो है लेके जाए जाते हैं मच्छरों के द्वारा। तो उस मच्छर का क्या नाम है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि जो है मलेरिया के परजीवी जो है एक बीमार व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में कैसे संचालित होते हैं। चलिए अगला सवाल है कि श्वसन की परिभाषा दें, है ना। श्वसन की क्या परिभाषा है? तो लिखेंगे श्वसन एक विशेष प्रकार का जैव प्रक्रम होता है जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं में पहुंचता है, जहां पर उसका उपयोग कोशिकीय ईंधन यानी कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में होता है और ऑक्सीजन विशिष्ट एंजाइम्स की उपस्थिति में कई चरणों में संपन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम लोगों को जैव ऊर्जा यानी एटीपी के रूप में प्राप्त होता है। और आप लोगों से पूछा भी जाता है श्वासोच्छ्वास क्या होता है ना, तो सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। और श्वसन की प्रक्रिया में जो है हम लोग को क्या मिलता है? ऊर्जा मुक्त होती है यानी कि एटीपी के रूप में। और एटीपी का पूरा नाम क्या होता है भाई? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। चलिए अगला सवाल देखें, पुनर्जनन क्या है? क्या है? पुनर्जनन क्या होता है? तो लिखेंगे प्रजनन के इस विधि में जीवों का शरीर प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से दो या दो से अधिक हिस्सों में खंडित हो जाता है तथा प्रत्येक खंड अपने खोए हुए भाग का विकास कर पूर्ण विकसित नए जीव में परिवर्तित हो जाता है और सामान्य जीवन यापन करता है। जैसे एग्जाम्पल में रखेंगे प्लानेरिया, है ना। यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि एक जो है परिपक्व प्लानेरिया है, जब ये किसी वजह से अलग अलग टुकड़ों में बट जाते हैं, जैसे यहाँ पर 3 टुकड़ों में बटे और ये तीनों का तीनों जो है कन्वर्ट कर गया यानी बदल गया पूरा का पूरा प्लानेरिया में। तो यहाँ पर आप जैसे वीडियो में देख सकते हैं कि एक प्लानेरिया है और यहाँ पर जो है ब्लेड से जो है इसको अलग अलग भाग में बांट दिया गया है और ये जैसे ही क्या होते हैं डिवाइड करते हैं, यह कुछ समय के बाद क्या हो जाते हैं, यहाँ पर जो है पूरा का पूरा कंप्लीट जो है जीव शरीर बना लेता है। तो इस तरह से जो है आपका पुनर्जनन की प्रक्रियाएं होती हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग देखें, प्रदूषण से आप क्या समझते हैं ना, पॉल्यूशन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे, तो एक संस्था है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पर्यावरणीय प्रदूषण वैज्ञानिकों ने प्रदूषण की परिभाषा इस प्रकार से दी है, कहता है कि हमारे आसपास के पर्यावरण में पूर्ण या आंशिक, क्या चीज़, पूर्ण या आंशिक अनैच्छिक परिवर्तन जिनसे कुछ मनुष्य के क्रियाकलापों द्वारा, कुछ भौतिक और रासायनिक संगठन में परिवर्तन द्वारा तथा कुछ
कृत्रिम उत्पादन में मनुष्य द्वारा अपनाई गई जो विधियां होती है ना, इनके द्वारा जो परिवर्तन होता है हवा में, मिट्टी में, जल में, तो यही क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है। जो क्या करते हैं ऐसे परिवर्तन जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, प्रभावित करते हैं, तो क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है। यानी कि जब हवा, पानी, मिट्टी में अवांछनीय पदार्थ मिल जाते हैं तो उनकी गुणवत्ता कम हो जाती है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या कहते हैं? प्रदूषित हो गया है ना, प्रदूषण हो गया। और जब हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे, उपयोग करेंगे, तो इसका प्रतिकूल प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि जो है जो बच्चे इस बार 2025 ईस्वी की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और ये सब के सब जो प्रश्न पत्र हैं ये आपके पूछे गए प्रश्न पत्र हैं जो आपको अलग अलग प्रीवियस ईयर में देखने को मिलते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने साथी के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।